बच्चों हमारा फिजिक्स का जो चैप्टर 4 है उसकी सेकेंड पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है पार्टिकल अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, या हेलिकल मोशन में चलता है अगर क्या कहते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ना हो। ठीक है, उसकी पिच निकाली थी, रेडियस निकाला था, इस तरह की तमाम चीजें निकाली थी। अब हम लोग 4.4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो हमने लॉरेंस फोर्स पढ़ा था, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। अगर इलेक्ट्रिक और पिछले वाले टॉपिक में क्या था, जो 4.3 टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें खाली मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, और खाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो उससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब इस बार पूछ जी रहे हैं अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हों तो हम उसको यूज करके किस तरह के डिवाइसेस बना सकते हैं। तो उन्होंने दो डिवाइस यहाँ पे बताए हैं। एक डिवाइस का नाम है वेलोसिटी सेलेक्टर, एक डिवाइस का नाम है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो वेलोसिटी सेलेक्टर किस तरीके का काम करता है, सपोज करो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो तुम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी में जैसे पढ़ा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बीटा पार्टिकल का सोर्स होती है, कोई चीज ऐसी होती है जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स होती है। ठीक है ना, जी जब रेडियो जी एक्टिव सर। डिके होगा उसमें जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे उनकी किसी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। तो बेसिकली हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल क्यू है, ठीक है, हाँ, जी जो यहां से जा रहा है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन को हमने वी एक्स एक्सिस मान ली बुक में। यहीं पे समझा देता हूँ क्यों मैं परेशान हो रहा हूँ। एक पार्टिकल जो कि वी वेलोसिटी से जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लिया। ठीक है, जी सर। अब हमने वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ली और बी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा ली। आइडिया ये है कि ई और वी क्रॉस बी एक दूसरे के उल्टे हों। जैसे यहाँ पर देखो ई ऊपर है तो वी क्रॉस बी नीचे की तरफ होगा, आई क्रॉस के जो होता है वो माइनस जे हो जाता है। ठीक है ना, जी तो सर। इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स है वो क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी हो गया। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई जे है और वी क्रॉस बी जो है वो माइनस जे के अबाउट हो गई। ठीक है, यहाँ पे जी सर। जरा सा मिसप्रिंटिंग है कि Q इंटू वी आई क्रॉस बी के जब करेंगे तो आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा। तो ये क्यू वी बी फोर्स लग रहा है माइनस जे कैप के अबाउट। ठीक है, तो बेसिकली नेट जी फोर्स क्या हो गया, Q कॉमन ले लें तो E माइनस वी बी हो गया। ठीक है, तो क्यू ई ऊपर लग रहा है, मैंने जानबूझ करके अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखी कि क्यू वी बी नीचे लगे। ठीक है, जी अब अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v ऐसी है कि E इज इक्वल टू वी बी हो तो इस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आई बात की नहीं? तो बेसिकली क्या हुआ, मेरे पास ये पार्टिकल था, इसको हम लोगों ने ऐसे, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दी। ठीक है, और यहां पर दिखा नहीं पा रहा हूं तो डॉट के फॉर्म, मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बाहर निकल रही होगी, यहां पर साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी। तो क्या होगा, ऐसे पार्टिकल जिनके लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाई बी होगी वो पार्टिकल सीधे चले जाएंगे, क्योंकि जितना उसके ऊपर ऊपर क्यूई फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा होगा क्यू बी बी का। ठीक है, जी क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी से मेरा ये रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू ई बाई बी। ठीक है, ऐसी चीजें जिनकी v लेस देन ई बाई बी है, तो वेलोसिटी कम है, इसका मतलब मैं भी यहाँ पे q को पॉजिटिव मान रहा हूँ, अभी यहाँ पे q को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो वेलोसिटी कम है, इसका मतलब QE ज्यादा है, QVB कम है। तो ऐसे पार्टिकल ऊपर चले जाएंगे जिनके लिए E ग्रेटर देन VB हो जाएगी, वो चीजें ऊपर चली जाएंगी, बिकॉज बार E वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, या बेसिकली जब वेलोसिटी लेस देन E बाई बी हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी ग्रेटर देन ई बाई बी है उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा दमदार होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आगे चल करके एक ऐसी दीवार लगा लेंगे कुछ इस तरीके से और इस तरीके से। तो जो फास्ट वाले पार्टिकल हैं
वो भी वो नीचे चले जाएंगे, जो स्लो वाले पार्ट के लिए वो उधर चले जाएंगे, और जो स्ट्रेट आएंगे वो एक गिवन वेलोसिटी के पार्ट के लाएंगे। इस तरीके से हम लोग किसी डिस्ट्रीब्यूटेड वेलोसिटी सिस्टम में से खाली गिवन वेलोसिटी के पार्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक कंसेप्ट हो गया। तो फॉर्मूला वाइज तो बहुत ही सरल सी बात है। वेलोसिटी सेलेक्टर में हम लोग वी और बी तीनों को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं, सच दैट वी क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ई वाली साइड हो, और ऐसे में जिस पार्टिकल की वेलोसिटी ई बाई बी होगी वो स्ट्रेट चला जाएगा, अदरवाइज ऊपर या नीचे डिफ्लेक्शन हो जाएगा। यहाँ एक बात और बता दूं कि अगर मान लो ये पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव पार्टिकल होता, तो जिसके लिए v लेस देन ई बाई बी है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाने के बजाय अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे चला जाता, और जिसके लिए v ग्रेटर देन ई बाई बी है वो ऊपर चला जाता। ठीक है, मतलब पलट जाता, जिस भी दिशा में जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन चला जाता, बिकॉज चार्ज का साइन नेगेटिव हो गया है। ठीक है, और जो जी सीधे सर। जा रहा था वो तो सीधे ही जाता, बिकॉज उसके ऊपर तो पहले भी जीरो फोर्स लग रहा था, अभी भी जीरो फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये एक चीज हो गई। दूसरा ये डिवाइस है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या करता है, इसका डायग्राम तो मैं पीछे बना दूंगा, पर मैं तुमको समस्या बताता हूँ क्या है। ठीक है, समस्या ये है कि बेसिकली एक लेवल से ज्यादा तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते हैं। पता नहीं तुमको ये बात पता है कि जैसे मान लो एयर में मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करें तो एक लेवल के बाद एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, और मेरे पास कोई पार्टिकल हो जिसके ऊपर QE फोर्स लग रहा हो, या E, चलो QE फोर्स लग रहा हो, तो QE बाई M इसका एक्सेलरेशन है। तो अगर तुम इसको S डिस्प्लेसमेंट दोगे तो V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2AS इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है बेटा। तो क्या है, अगर मान जी लो मुझे सर। मुझे ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, तो मुझे लंबी दूरी में चीजों को चलाने की आवश्यकता है, एस बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन मान लो मैं लेबोरेटरी में हूं, तो भाई एस 10 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर ऐसा ही तो हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं कर सकते हम्म, हैं कि 1 किलोमीटर लंबी दूरी तक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लें। तो बेसिकली एक लेवल के बाद डिस्प्लेसमेंट बढ़ा पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो लोगों ने सोचा यार कोई ऐसा जुगाड़ बन जाए जिसमें अगर हम सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेशन कम, मतलब गोल गोल घूमते हुए पार्टिकल को एक्सेलरेट करा सकें, तो उस तरीके के एक्सेलरेशन में आसानी क्या होगी कि हम चाहे जितने चाहे उतने चक्कर घुमा सकते हैं, तो ऐसे स्पीड काफी बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, वो जो लिमिटेशन थी वो थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, तो एक खास तरह की डिवाइसेस होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर। ठीक है, जब तुम लोग थोड़े छोटे रहोगे आज से पहले, तो अगर तुम्हें याद हो तो स्विट्जरलैंड में एक लैब है सर्न, CERN, जहां पर एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नाम की एक चीज है, वो 27 किलोमीटर की टनल है जिसमें पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं। तो बेसिकली अगर मुझे ज्यादा एनर्जी का पार्टिकल चाहिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसको एक्सेलरेट करने के लिए जिस तरह का डिस्प्लेसमेंट हमें देना होता है, वो डिस्प्लेसमेंट ही हम लोग नहीं दे पाते। ठीक है, जी सर। तो ऐसा ही एक डिवाइस इन्होंने बनाया जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ये जो साइक्लोट्रॉन है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हमने पीछे पढ़ा कि भाई रेडियस इज इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी। जी। ठीक है, जी तो बेसिकली मान लो मैं, मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो सर्कल में। ठीक है, और किसी तरीके से मैं इसको स्पाइरल आउट करके इसका रेडियस बढ़ा सकूं, तो जितना ज्यादा रेडियस बढ़ाता जाऊंगा उतना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, जी सिंपल ये जी। कंसेप्ट है। अब इसको बढ़ाते कैसे हैं, रेडियस कैसे बढ़ाएं, ये अभी 1 मिनट रुक करके मैं एनसीईआरटी किताब में समझा देता हूँ। ठीक है, तो इस डायग्राम पे आ जाते हैं कि अल्टीमेटली बात तो यहीं पर है, बाकी उसके बाद तो सिंपल सी बात है। बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक ये रीजन है, ठीक है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट डॉट से दिखा रहे हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक पार्टिकल P है जिसको मैंने कुछ वेलोसिटी v से फेंका। तो अगर मान लो सामान्य रूप से फेंका होता, मतलब अभी ये जो बाकी चीजें दिखाई दे रही हैं वो नहीं होती, तो क्या होता अगर मैंने इसको v वेलोसिटी से फेंका होता तो ये इस तरीके के सर्कल में घूम रहा होता। ठीक है, एक बार फिर से बात क्लियर कर लूं, ये सर्कल का सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा क्यों होता, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर इस दिशा में है
बी डॉट प्रोडक्ट ऊपर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी इस डायरेक्शन में होगा। तो बेसिकली अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो इस तरीके से घूम रहा होता। ठीक है, यहां तक कोई समस्या है? नहीं। अब जब ये इस तरह के नहीं सर्कल में सर। घूम रहा होता तो इसकी ब्यूटी क्या है कि इसका जो टाइम पीरियड होता वो 2 पाई m/क्यूबी होता। ठीक है, जो कि कांस्टेंट होता, चाहे छोटा गोला हो चाहे बड़ा गोला हो, टाइम पीरियड इसका कांस्टेंट होता है। ये पिछली बार हमने क्लास में बताया था, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। तो इन्होंने कहा अगर नहीं टाइम सर। पीरियड 2 पाई m/क्यूबी है, तो अगर मैं क्या करूं, इस जहां पे इसको घुमाना है इसके चारों तरफ एक ये डी जैसी चीज की चीज बना लूं। डी का मतलब क्या है? यहां पर एक डी शेप की मेटल की डिस्क है, यहां पर डी शेप की दूसरी डिस्क है। बेसिकली क्या हुआ, जो मेरा इसको मैं रब करूं, जो मेरा साइक्लोट्रॉन वाला रीजन है, इसमें इधर एक कैपेसिटर जैसी प्लेट है। बस जैसे कैपेसिटर में प्लेट कैसी होती थी, फ्लैट होती थी, इधर एक प्लेट है। ये दोनों प्लेट बेसिकली सर्कुलर हैं लेकिन आपस में टच नहीं कर रही हैं। इस वाली प्लेट पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तुमको अगर याद हो तो तुमने एक चीज पढ़ी थी कि मेटालिक सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती जी। है, याद है? तो यहां पर जो जी सर। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसी सी बनेगी, देखो ऐसी, ऐसी। ये वाली फील्ड ऐसी, मतलब बेसिकली बिल्कुल जो सेंटर वाला हिस्सा है उसको छोड़ दें तो इसके बाहर वाले हिस्से में फील्ड जो है वो हमेशा रेडियल होगी। यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि बेसिकली सरफेस पे से जो फील्ड निकल रही है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। यहाँ कोई दिक्कत? ये बात याद है कि नहीं? नहीं इलेक्ट्रोस्टैट सर। में पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ी थी कि जो मेटल की सरफेस पे फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो चूंकि सरफेस तुम्हारी सर्कल में है, इसलिए सर्कल के परपेंडिकुलर मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियल होगी। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फायदा इलेक्ट्रो। है कि अगर मान लो मेरा चार्ज ऐसे चल करके जा रहा है, ऐसे, तो इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये इसका रेडियस बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, हम्म। अब समस्या क्या हुई, अगर मान लो मैं इसको, ये वाली चीज को प्लस रखता, इस वाली चीज को माइनस रखता, तो जब इस वाले हाफ में ये चल रहा होता तो इसके ऊपर फोर्स इस दिशा में लग रहा होता और रेडियस इसका बढ़ रहा होता। लेकिन जब ये इस वाले हाफ में घुसता तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता और इसका फोर्स जो है वो इसका रेडियस घटाने लगता। ठीक है, जी सर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है काफी घटिया काम करती, आधे हिस्से में उसका रेडियस बढ़ाती, आधे हिस्से में रेडियस घटाती, और इसका जो नेट रेडियस में चेंज होता वो करीब करीब नेग्लिजिबल हो जाता। ठीक है, यहां तक कोई जी। दिक्कत? नहीं सर। अब इन्होंने बड़ा नहीं ही सर। धांसू काम क्या किया, इन्होंने इसको जो वोल्टेज दिया वो डीसी नहीं दिया, वो एसी दे दिया। यहां पर एक ऑसिलेटर, मतलब ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है मालूम है? एसी। थोड़ी देर तक पहले ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, और जो डीसी हमने दिया उसकी जो मैंने फ्रीक्वेंसी ली, सॉरी जो एसी दिया इसकी जो फ्रीक्वेंसी ली वो वही QB/2 पाई m लिख ली। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब मेरा पार्टिकल इस हाफ में होगा तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, ये वाली प्लेट नेगेटिव होगी, तो रेडियस बढ़ रहा होगा। और जब तक ये घूम के इस वाले हाफ में आएगा तब तक ये वाली पॉजिटिव कर लेंगे, ये वाली नेगेटिव कर लेंगे, तो भी रेडियस बढ़ रहा होगा। ये बात समझ में आई क्या किया इन्होंने? जी सर। मतलब बेसिकली जब इस वाले हाफ में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ढकेल रही है, जितनी देर में घूम करके ये इस हाफ में आया
उतनी देर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी पलट गई, अब इधर ढकेल रही है। तो पहले ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था, बाद में ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हुआ। अब जितने सेकंड में ये एक चक्कर लगा रहा है उतनी देर में एसी भी एक साइकिल पूरा कर रहा है। तो बेसिकली हमेशा रेडियस बढ़ाते ही जा रहे हैं, ठीक है। अब इसी बात को इन्होंने किताब में जो लिखा है उसको एक बार पढ़ूंगा, उसके बाद फिर आगे तो बात सिंपल है। तो कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी VA of the applied voltage is adjusted so that the polarity of these is reversed in the same time that it takes the ion to complete one half of the revolution। इसका मतलब जब तक इसमें था तब तक ये प्लस था ये माइनस था, जब आधा चक्कर पूरा करके इसमें घुसा तो राइट वाला पॉजिटिव हो गया लेफ्ट वाला नेगेटिव हो गया, ठीक है। The phase of the supply is adjusted so that when the positive ion arrives at the edge D1, ठीक है, मतलब कि जब इसके अंदर घुसे D2 इज एज ऑफ D1। अच्छा, एज ऑफ D1 मतलब जब यहाँ पे है, यहाँ पहुंचा D1 में, जब घुस यहाँ से D1 से जब D2 में घुस रहा है, D2 is at a lower potential and the ions are accelerated across the gap inside the D is the particle terminal region free of the electric field। The increase in their kinetic energy is QV in each time they cross from one D to another, ठीक है। बेसिकली बात क्या है, जब एक डी से दूसरी तरफ जा रहे हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से रेडियस बढ़ता जा रहा है, और इस रेडियस के बढ़ने की वजह से धीरे धीरे स्पाइरल आउट करते जा रहे हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? जी अब जब ये स्पाइरल आउट करके बाहर निकलेंगे तो यहां पर एक एग्जिट पाथ बना रखा है, पाथ बड़ा होता जाएगा बड़ा होता जाएगा बड़ा होता जाएगा। यहाँ एक ऐसी स्थिति जहां पे इन्होंने एग्जिट पाथ बना रखा है। जब ये एग्जिट पाथ से बाहर निकलेंगे, अगर वहां पर इस पाथ का रेडियस कैपिटल आर है तो यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू mv बाई क्यूबी होगी, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू क्यूबीआर बाई एम होगी। जी मतलब कैपिटल आर इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी रख दूं तो वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यूबीआर बाई mv। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ाते चले गए और उसकी वजह से रेडियस बढ़ता चला गया, रेडियस बढ़ता चला गया, उसकी वजह से जो मेरा साइक्लोट्रॉन है उसके रेडियस के बराबर जब रेडियस हो गया तो वो क्यूबीआर बाई एम वेलोसिटी से यहां से पार्टिकल बाहर निकलेगा। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m हो गई, जो कि हाफ एम बी स्क्वायर आ गई। तो अब यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्या है कि हमको चार्ज जो भी पार्टिकल है, आयन है या इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, जो भी चीज है, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में घुमाना है। जो उस मैग्नेटिक फील्ड में रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिक का वोल्टेज इन दोनों डी को देना है, ठीक है। तो पहला सवाल आएगा भाई साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये वही फॉर्मूला हो जाएगा जो पीछे हमने फ्रीक्वेंसी का निकाला था, क्यूबी बाई 2πm, ठीक है। दूसरा सवाल आएगा जब जब साइक्लोट्रॉन से निकला तो उसका रेडियस, उसका वेलोसिटी कितनी है, तो रेडियस इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी लिख करके वेलोसिटी क्यूबीआर बाई एम हो जाएगी, और फिर काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम बी स्क्वायर से क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर इंटू एम हो जाएगी, तो mm कट गया बाई 2m आ जाएगी, ठीक है। हाँ, ये बात क्लियर हो गई। अब ये कह रहे हैं कि the operation of the cyclotron is based on the fact that time of one revolution of an ion is independent of its speed। तो बेसिकली क्या हुआ, चूंकि अगर मान लो स्पीड बढ़ाने से टाइम ऑफ रेवोल्यूशन बदल जाता तो मुझे वो डी को की फ्रीक्वेंसी बार बार एडजस्ट करने की दिक्कत होती। समझ में आ रहा है बात की नहीं? यहाँ पर चूंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ही है, चाहे छोटी वेलोसिटी पे चले चाहे बड़ी वेलोसिटी पे चले, तो उसी फ्रीक्वेंसी का मैंने ऑसिलेटर लगा करके उस पार्टिकल को आराम से एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक बार वो एक्सेलरेट हो गया तो उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ गई, और फिर उसके बाद उसको जो भी आगे हमको हाई वेलोसिटी पार्टिकल का जो भी यूज करना है वहां पर यूज कर लिया। जैसे इन्होंने बताया कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में काम आता है, ठीक है ना। उसके बाद इट इज यूज टू इम्प्लांट आयन इन सॉलिड। मान लो मैं चाहता हूँ सॉलिड के अंदर घुस जाए कोई आयन, तो उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। या फिर हॉस्पिटल्स में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बनाने के लिए काम करते हैं, जो कि बेसिकली तमाम तरह की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में काम आता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 4.4 बहुत सिंपल है। इसमें कह रहे हैं साइक्लोट्रॉन ऑसिलेशन
frequency is 10 megahertz, what should be the operating magnetic field for the accelerating proton? जैसे हमने 10 मेगाहर्ट्ज बता दिया, वैसे ही QB अपॉन 2 पाई m, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू QB अपॉन 2 पाई m है। फ्रीक्वेंसी मुझको 10 मेगाहर्ट्ज दे दी है। ठीक है, जी सर। प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना है तो उसका चार्ज और मास मुझे पता ही है, तो यहां से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल, कोई दिक्कत? नहीं। ये एक सवाल हो गया। ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, इफ द रेडियस ऑफ इट्स d इज 60 सेंटीमीटर, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था Q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। प्रोटॉन का चार्ज और मास पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने अभी निकाली ही है, रेडियस जो है वो 0.6 मीटर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर का, वहां से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, उसको फिर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा। जी सर। ये क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन। अब ये बता रहे हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ एक्सेलरेटर है, वो क्या क्या काम करते हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस टाइप की चीजें, इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते। ये मेरा एक मेजर टॉपिक खत्म हो गया सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो आपने ये बताया कि रिवॉल्यूशन अगर सर ये जो आपने बताया कि रिवॉल्यूशन अगर स्पीड पर डिपेंडेंट होता तो वो चीज समझ नहीं आई। ये बात फ्रीक्वेंसी उसकी कोई चेंज बात होती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बेसिकली क्या कह रहा हूं कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा हूं जब ये पार्टिकल ऐसे जी सर। यहां से इधर जा रहा है, तो कोई मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर ढकेले। ठीक है, और जब ये यहां से इधर जी। जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर ढकेले। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उसको सपोर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सपोर्ट कर रही है, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो रेडियस बढ़ता जा रहा है। ये इस डिवाइस की का बेसिक प्रिंसिपल है। अब क्या है, अगर यहां जब जा रहा है और यहां जा रहा है, इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो t/2 है। ठीक है, जब उसको अपनी पोलैरिटी चेंज करनी है, वो t/2 टाइम के बाद ऑसिलेटर को अपनी पोलैरिटी चेंज करनी है। अब अगर मान लो उसका टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंडेंट होता, तो जैसे जैसे उसका रेडियस बढ़ता या वेलोसिटी बढ़ती, वैसे वैसे टाइम पीरियड बदलता रहता, तो हमको उसी के हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी भी चेंज करनी पड़ती, वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता। यहाँ पर तो क्या है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इसलिए हमें उसी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर लगा देना है, वो उसको क्या कहते हैं, पोलैरिटी बदलता रहेगा, और मेरा पार्टिकल अपना वेलोसिटी बढ़ाता रहेगा, रेडियस बढ़ाता रहेगा, और फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये बात हो रही है। ठीक है सर। अब जो बेटा ये अगला टॉपिक है, ये बायोट सावर्ट लॉ है। अभी क्या है, अभी हम कह रहे थे कि एक चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा रही है। ठीक है, अब हम दूसरी बात कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है क्यों। ठीक है, तो हमने पीछे ऑयस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट में जैसे देखा था, छोटी क्लास में देखा था कि अल्टीमेटली करंट कैरिंग वायर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी। तो अब करंट कैरिंग वायर तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई। मान लो मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, तो ऐसा हो सकता है वो सीधा रखा हो, ऐसा हो सकता है कि वो करंट कैरिंग लूप हो, ऐसा हो सकता है कि वो स्क्वायर के फॉर्म में हो, ऐसा हो सकता है कि ट्राइंगल के फॉर्म के हो। तो जैसा करंट कैरिंग वायर होगा, उसकी वजह से अलग अलग तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है कि अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं वायर का, डीएल लेंथ का, जिसमें आई करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो फील्ड डीबी होगी वो मैं लिख दूं, और उसके बाद तो फिर कोई भी शेप हो, चाहे स्ट्रेट वायर हो चाहे सर्कल हो, वो ऐसे छोटे छोटे डीएल से ही मिलकर के बना होगा।
तो जो टोटल फील्ड होगी वो उन छोटे, तो बेसिकली जैसे कूलम्ब्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए है, लेकिन हमने फिर उसको क्या किया, अगर लाइन चार्ज है या शीट है उनके ऊपर एक्सटेंड कर लिया, बिकॉज अल्टीमेटली लाइन चार्ज तो छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से मिलकर के बना है, ठीक है ना। जी तो अगर मुझे एक पॉइंट चार्ज की हाँ वजह से फील्ड मिल जाए या एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से फील्ड मिल जाए, तो फिर मैं उसको इंटीग्रेट करके चीजें निकाल सकता हूँ। जी आइडिया बहुत सिंपल है, एक छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ dl है और जिसमें I करंट कैरी कर रहा है, तो मैं dl वेक्टर डिफाइन कर देता हूं, जैसे पिछली बार मैंने F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी में L वेक्टर डिफाइन कर दिया था, जिसकी मैग्नीट्यूड लेंथ के बराबर थी लेकिन डायरेक्शन जिस दिशा में करंट था उस दिशा में था। ऐसे मैं एक वेक्टर डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। और इसके आसपास कोई एक पॉइंट है P, जहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। तो जैसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ में करते थे, वैसे ही इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट P तक, एक गड़बड़ हो गया, इस पॉइंट P तक जो वेक्टर जा रहा है उस वेक्टर को मैं R कह देता हूं, ठीक है। तो ये बात वैसी ही है जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज होता dq और यहां से r दूरी पर एक पॉइंट होता P, तो इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह देता, k dq बाई r स्क्वायर, ठीक है। या बल्कि ज्यादा अच्छे से कहूं तो k dq r कैप, मतलब k dq बाई r स्क्वायर अलॉन्ग r कैप कह देता ना। तो जैसे ये कूलम्ब्स लॉ था, मतलब कूलम्ब्स लॉ का एक तरह का एप्लीकेशन था, वैसे ही यहां पर मैं एक लॉ बनाना चाहता हूं, बायोट सावर्ट लॉ, मतलब मैं नहीं बनाना चाहता हूं, बायोट सावर्ट ने लॉ ये बताना चाहता हूं, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, मैं लॉ ही लिख देता हूं सीधे, फिर धीरे धीरे इसको बताते हैं। तो इस लॉ को ये कहते हैं, अभी 1 मिनट रुक जा रहा हूं, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। इसको बहुत लोग आर कैप अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं और ऊपर नीचे मॉड आर से मल्टीप्लाई कर दो तो कई बार वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब भी लिख देते हैं, वो एक ही बात है, ठीक है ना। आर कैप वेक्टर आर अपॉन आर है ना, इस आर कैप वेक्टर जी आर सर कैप को मैं वेक्टर आर अपॉन आर लिख सकता हूं, तो चाहे तो dl क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर लिखो और चाहे तो dl क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब लिखो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये अल्टीमेटली लॉ है। अब ये लॉ क्या कह रहा है कि भाई इस वायर में जितना करंट होगा उतना ज्यादा पी पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात यह है कि इसमें जितनी लंबा वायर होगा उतनी ज्यादा पी पे फील्ड होगी। तीसरी बात क्या है, जितनी दूरी पर होगी उसके 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या कह रहा है कि जो फील्ड होगी वो इस एंगल, यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी है उसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे डिफरेंशिएट हुई, जैसे मान लो dq चार्ज होता वो भी 1/r स्क्वायर से वेरी कर रहा था, लेकिन यहां पर देखूं या यहां पर देखूं, अगर दूरी दोनों की r है तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी, ठीक है। एंगल का कोई डिपेंडेंस नहीं था कूलम्ब्स लॉ में, यहां पर एंगल का डिपेंडेंस हो गया, इन द सेंस कि अगर मैं यहां इसी वायर की लाइन में देखूं, थीटा जहां पे 0 हो जाए तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, और थीटा 90 वाला कोई पॉइंट ले लूं, मान लो मेरा पी यहां कहीं होता तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती, ठीक है। तो फिर से बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करती है, डीएल पे डिपेंड करती है, 1/r स्क्वायर पे डिपेंड करती है, साइन थीटा पे डिपेंड करती है, और इसके अलावा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी इसके आगे लग जाता है, जिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कहते हैं। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, वैसे ही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया। यहाँ पर जो म्यू नॉट है इसको बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, तो वास्तव में 4 पाई कट करके 10⁻⁻7 तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गया। अब वापस किताब में देख लेते हैं,
साहब में कह रहे हैं dB इज इक्वल टू आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ठीक है, तो ये एक फॉर्म हो गया, या dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर लिख लें। मैं अपॉन r स्क्वायर इसलिए लिख देता हूँ ताकि पता चले कि एक्चुअली जो फील्ड है वो 1/r स्क्वायर से वेरी कर रही है, 1/r क्यूब से वेरी नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये इन्होंने वही डायग्राम बना लिया कि भैया ये एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसको मैंने आई dl कह दिया, ये r दूरी पे पॉइंट P है, आई dl और r के बीच का एंगल थीटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर हो गया। और क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से डायरेक्शन रेडियल नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू द रेडियल होगा। मतलब मान लो अगर यहाँ पे dq रखा होता तो db जो है वो, तो मतलब de जो होता वो अलोंग द रेडियस होता। यहाँ पे dl क्रॉस r का मतलब है राइट हैंड रूल से अंदर जा रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगी। तो मेरा जो पिछला वाला एग्जांपल था, यहाँ पर अगर dl वेक्टर ऊपर की तरफ है और r वेक्टर इधर की तरफ है, तो dl क्रॉस r राइट हैंड रूल से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी। ठीक है, और अगर मान लो ये ही P मेरा इधर की तरफ होता तो इस बार dl क्रॉस r की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जिन लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट गड़बड़ होता है उनको दिक्कत होती है। तो अगर तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट गड़बड़ हो तो इसको अलग से मेरे से डिस्कस करना, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट सही तो फिर तो dl क्रॉस r देख लेना है। ठीक है, जी इसी चीज को उन्होंने समराइज कर लिया। जी सर। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूला आ गया। फिर कहते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -7 है। यूनिट जो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला है, तो टेस्ला के साथ आर और डीएल का एक आर कट जाएगा, तो एक आर का मीटर ऊपर जाएगा और आई का एम्पियर नीचे आ जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर हो। ठीक है, यहाँ पे जो म्यू नॉट हो गया उसको हम बोलते हैं परमी, जैसे एप्सिलॉन नॉट को बोलते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, तो सर जैसे एप्सिलॉन जो होता था वो किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करता था, जो म्यू है, जो परमिएबिलिटी है, वो किसी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करेगी। आगे चल करके इसके बारे में काफी पढ़ेंगे। तो जो वैक्यूम की वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करने वाला पैरामीटर है वो म्यू नॉट हो गया। ठीक है, क्लियर? सर हाँ, सर ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं क्या? ये तो अलग बात हो गई। यहाँ तो ऑब्वियसली यहाँ म्यू नॉट ऊपर है, वहां एप्सिलॉन नॉट नीचे था, उसके बारे में चिंता ही ना करो, जो किताब में बताया गया उसको देख लो ना, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, सर, ठीक है ना, कोई इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है आगे चल करके पता चलेगा। ये किसी तरह से वेलोसिटी ऑफ लाइट से रिलेटेड है, बट विल कम टू दैट व्हेन टाइम कम। अभी तो फिलहाल ही खाली एक कांस्टेंट की वैल्यू बता दी। ठीक है ना, जी सर जब जी किस तरह से रिलेटेड है आपस में जब समय आएगा तो बताएंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो बायोट-सावर्ट लॉ है और जो हमारा कूलम्ब्स लॉ था उसके बीच में कुछ कुछ क्या कहते हैं सिमिलरिटीज हैं और कुछ क्या कहते हैं डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि पहली बात है बोथ आर लॉन्ग रेंज। ठीक है, 1/r² का डिपेंडेंस है, तो कितनी भी, जैसे ग्रेविटेशन है ना, Gmm/r², लॉन्ग रेंज है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि थोड़ा दूर जाकर के खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं दोनों में इनवर्स स्क्वायर का डिपेंडेंस है। तीसरी बात कह रहे हैं जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों में होल्ड करता है। तो मैंने एक एलिमेंट की वजह से बताई ना, अगर मान लो 4 एलिमेंट हो जिनकी वजह से फील्ड dv1 dv2 dv3 dv4 हो, जो रिजल्टेंट फील्ड होगी वो dv1 से dv4 का वेक्टर सम हो जाएगी। ठीक है, आगे चल करके हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में उन्होंने एक बात कही कि इसका कारण ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो मेरा सोर्स एलिमेंट है आईडीएल उसके साथ लीनियर है, इसलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है। ये बात मैं 1 मिनट रुक करके बताना चाहता हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, मान लो दुनिया में कोई ऐसी जगह होती जहां पे चार्ज Q की वजह से
या आईडीएल की वजह से, जो भी समझ लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो के ना हो करके के क्यू बाई आर स्क्वायर ना हो करके मान लो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होती। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो प्रोपोर्शनल टू क्यू ना हो करके प्रोपोर्शनल टू क्यू की पावर एन होती, जहां पे एन 1 के अलावा कोई और एलिमेंट होता। ठीक है, दुनिया में कोई ऐसी चीज होती जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिपेंडेंस लीनियर ना होता, कुछ और होता। ठीक है, ये बात समझ जी में आई कि नहीं? तो क्या होता, जी सर। मान लो मैंने यहाँ पे क्यू रखा है और यहाँ पे उसकी वजह से फील्ड ई है, इसके बगल में एक और क्यू रख देता तो 2q चार्ज की वजह से ई 2e ना होकर के 4e हो जाती। क्यू स्क्वायर पर डिपेंडेंस है, तो बेसिकली क्या हो रहा होता, E प्लस ई इज इक्वल टू 4e हो जाती। जी ठीक है, तो इसका मतलब E और E जुड़ करके 2e से ज्यादा हो जा रहे होते। या मान लो ये चीज E प्रोपोर्शनल टू रूट क्यू होती तो क्या होता, E प्लस ई आपस में जुड़ करके अंडर रूट 2e हो जाते, तो E और E जुड़ करके 2e से कम ही रह जाते। ठीक है, तो ये क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू क्यू है, इसीलिए E और E जुड़ करके 2e हो जा रहे हैं, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में भी जो सोर्स है, जो कि तुम्हारा आईडीएल है, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट है, इसलिए दोनों में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट में उन्होंने अंतर बताया। अंतर कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स। चार्ज जो है वो स्केलर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड में जो आईडीएल है वो किस दिशा में ओरिएंटेड है उससे फर्क पड़ जाता है। मतलब जैसे मान लो मेरे पास ये पॉइंट P होता और मेरा करंट एलिमेंट ऐसे रखा होता तो P पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती। मेरा करंट एलिमेंट ऐसे रखा होता तो P पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू 90 हो जाती। ठीक है ना, जो आर वेक्टर है और डीएल वेक्टर है उसके बीच का एंगल 90 हो जाता। तो इसका मतलब जो सोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड में वेक्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए स्केलर था। ठीक है, तीसरा डिफरेंस उन्होंने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि बेसिकली इट इज अलोंग आर कैप, और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू आर कैप, बिकॉज वो डीएल क्रॉस आर के अलोंग हो जाएगी। ठीक है, चौथा अंतर ये आ गया कि भैया वहां पर एंगल डिपेंडेंस नहीं था, यहां पर एंगल डिपेंडेंस है। ठीक है, और अगर एंगल थीटा 0 या 180 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली 0 भी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली सिमिलरिटीज और डिफरेंस इन्होंने यहाँ पे बता दिए। अब जैसा मैं तुमको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर मैं एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का मल्टीप्लाई करूं, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की वैल्यू न लिखने के बजाय मैंने क्या किया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट बाई 4 पाई से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, हेलो, जी सर। ठीक जी है, सर। ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 हो गई, और जी इसकी सर। वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -7 हो गई, जो कि 1/10 टू द पावर ऑफ 7 हो गई। तो बेसिकली ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1/9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 हो गए, जो कि 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 का स्क्वायर है, जो कि 1/c स्क्वायर है। ठीक है, तो ये चांस नहीं है c इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट होता है। इसका कारण क्या है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड होगी वो वैक्यूम में किस तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनती है उस पर डिपेंड करेंगी, जो कि बेसिकली एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट पे डिपेंड करेंगी। इसलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आ गया। जी सर। तो ये खैर, तो ये कह रहे हैं बेसिकली क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट फिक्स हो गया,
ठीक है, तो एक की वैल्यू पता चल गई तो दूसरे की वैल्यू पता चल जाएगी, इस तरह की बातें करने लगे। अब एग्जाम्पल 4.5 बहुत सिंपल है। ये कह रहे हैं एक करंट एलिमेंट है जो कि डेल्टा एक्स आई कैप है, इट इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरी द करंट ऑफ 10 एम्पियर। ठीक है, तो ये आई हो गया, वो डीएल हो गया। डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर ले ली, तो बेसिकली आई 10 हो गया, डीएल 0.01 आई कैप हो गया। ठीक है, अब पूछना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो जरा मैं लिख लूं, मेरा रिलेशन है dB is equal to 10 to the power of -7 into I dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। तो ये हो गया 10 टू द पावर ऑफ -7, I हो गया 10, dl वेक्टर हो गया 0.01 I कैप। ठीक है, 0.01 मैग्नीट्यूड और एक्स एक्सिस के अबाउट है। आर कैप वेक्टर मेरा जे कैप वेक्टर है, क्योंकि मेरा आर अलोंग द वाई एक्सिस है, और अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर है। ठीक है, 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाता है, जो कि न्यूमरेटर में जाके 4 हो जाएगा। ये तीनों चीजें आपस में मिलकर के 10 टू द पावर ऑफ -8 हो जाएंगी। तो जाएगी 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 इंटू ये जो आई क्रॉस जे है ये के कैप हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो जो रिजल्टेंट आया 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 टेस्ला हो गया, और ये अलोंग के कैप हो गया। तो अब देखो क्या वो जो मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आई, ऑब्वियसली 10 एम्पियर कोई बहुत बड़ा करंट नहीं है, पर फिर भी ठीक ठाक करंट है। मतलब पता नहीं तुमको पता है कि तुम्हारे घर में जो एसी चलता है वो 16 एम्पियर की लाइन पे चलता है। ठीक है, तो जो उसकी एक सेंटीमीटर लंबे तार की वजह से जो फील्ड निकल करके आई, वो खाली 10 टू द पावर ऑफ -8 टेस्ला की रही, जबकि 0.5 मीटर भी कोई बहुत छोटी दूरी नहीं है। तो इसका मतलब बेसिकली बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना मुश्किल है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कोई छोटे नंबर की होती है। मैं तुमको बता था 1 टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, जी सर। अब क्या कहते हैं, जो अगला टॉपिक है उसको करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने अलग किताबें पढ़ी हुई हैं उसमें एक डेरिवेशन इस तरह का आता है कि मान लो एक करंट कैरिंग रिंग हो जिसके ऊपर लेमडा चार्ज डेंसिटी हो, आर रेडियस हो, और एक्स दूरी पर मैं अगर एक पॉइंट देखूं तो हम यहाँ पे क्या करते थे, कोई डी थीटा एलिमेंट ले लेते थे, तो इसकी लंबाई आर डी थीटा हो जाती थी, इसलिए डी क्यू की वैल्यू निकाल लेते थे आर डी थीटा इंटू लेमडा, और इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्या हो जाता था, हर डी क्यू के लिए यहाँ पर एक ऐसा डी क्यू है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगी, तो पैरेलल वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कट जाते थे, इनको ऐड करके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता था। ठीक है, अब वैसा ही काम ये कह रहे हैं कि हम लोग एक करंट एलिमेंट के लिए करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मेरी ड्राइंग इससे बहुत अच्छी नहीं बनती, इसलिए हम लोग इसको एनसीईआरटी वाली किताब में ही देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि देखो ये वाई जेड प्लेन में एक करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, ये करंट कैरिंग लूप का रेडियस कैपिटल आर है, सेंटर इसका ओरिजिन पे रखा है, और सेंटर से एक्स दूरी पर एक पॉइंट पी है। ठीक है जी, तो यहां पर जो जो पॉइंट है जो टॉप पर, मतलब जिसके कोऑर्डिनेट 0 कैपिटल आर होंगे, वहां पर देखो करंट जो होगा वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर होगा। ठीक है, मतलब के कैप होगा, बाहर निकल रहा होगा। यहां पर अगर मैं इस डीएल वेक्टर को देखूं तो डीएल वेक्टर के कैप डायरेक्शन में है, और जो आर वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। अब लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अगर मैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए इसको बना देता हूं। जो मेरा डीएल वेक्टर है
वो डीएल के कैप है, और जो आर वेक्टर है वो इस दिशा में है। तो अगर मैं छोटा सा इस एंगल को थीटा लूं तो वेक्टर आर जो हो जाएगा ये और कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। तो डीएल जो कि के कैप के अलॉन्ग है, जब इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो के क्रॉस आई कितना होता है? बोलो माइनस बोलो भाई। माइनस है। के क्रॉस आई जे माइनस कैप होता है, ये ठीक है। के क्रॉस आई जे कैप होता है, और के क्रॉस जे जो होता है वो माइनस आई कैप होता है, लेकिन इस माइनस के साथ जुड़ करके प्लस आई कैप हो गया। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फील्ड होगी वो प्लस आई कैप और प्लस जे कैप वाले डायरेक्शन में होगी, और ऑब्वियसली वेक्टर आर के तो परपेंडिकुलर होगी ही। तो उन्होंने कहा कि जो इसकी वजह से डीबी होगी वो इस दिशा में हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। नहीं सर। अब कह रहे हैं जैसे मैंने ये ऊपर वाला डीएल लिया ऐसे ही एक मैं नीचे वाला डीएल ले सकता हूं। तो अगर यहाँ करंट बाहर निकल रहा है तो यहाँ करंट अंदर जा रहा होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर मैं देखूं तो इस बार मेरा, इसको मैं एरेस इसे नहीं नीचे बना देता हूं। इस बार जो मेरा डीएल है वो माइनस डीएल के कैप है, और जो मेरा आर वेक्टर है जी वो इस तरीके से आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप है। कोई बुराई इसको लगी? किसी को दिक्कत है इस बात में? ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। तो इस बार फिर क्या हो जाएगा? के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, लेकिन इस माइनस साइन के साथ मिलकर के माइनस जे, और के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस आई। प्लस है। तो जिसकी वजह से रिजल्टेंट फील्ड होगी डीबी, वो पहले वाले की वजह से फील्ड ऐसे थी, दूसरे वाले की फील्ड ऐसे हो जाएगी। तो बेसिकली कह रहे हैं कि डीबी के जो डीपी परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, डीबी पैरेलल वाले यानी कि डीबी एक्स Add वाले हो जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। इसलिए अब मैं इन सब चीजों को समराइज कर लूं तो जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो B इज इक्वल टू इंटीग्रल डीबी एक्स हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। अब इंटीग्रल डीबी एक्स क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल, ठीक है। यहां से ध्यान दो तो रेडियस वेक्टर एक्स वाई डायरेक्शन में था, डीएल परपेंडिकुलर था, तो डीएल और आर के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, तो साइन थीटा नहीं आएगा। अपॉन में जो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आने वाला था उसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स करके कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दूं। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। और कॉस थीटा और आ जाना चाहिए। अगर मैं इस वाले एंगल को जो इन्होंने थीटा कह रहे हैं तो इसका जो कॉस थीटा हो जाएगा, देखो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा है, इसलिए ये वाला थीटा है, ठीक है। जी तो कॉस थीटा की वैल्यू एक और साथ में आ गई, कैपिटल आर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ज्यादा कोई दिक्कत? नहीं। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हुआ क्या कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई आर कांस्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कांस्टेंट है, खाली डीएल वेरिएबल है जिसका इंटीग्रल 2 पाई कैपिटल आर हो गया, क्योंकि सारे डीएल जोड़ करके सरकमफेरेंस बना लेंगे, ठीक है। जी तो ये 2 पाई से ये 2 पाई अगर मैं काट दूं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आ गई
म्यू नॉट बाई 2 आई आर आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई। बाई 2 ये एक फॉर्मूला आ गया। और इसी का एक स्पेशल केस आ गया, अगर x की आई वैल्यू 0 रख दूं तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ऊपर आर स्क्वायर हो गया, नीचे आर क्यूब हो गया, तो म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, तो ये वही वाला काम करें। इन्होंने पहले यहाँ पे dB लिखा, फिर यहाँ पे cos थीटा लिखा, फिर dBx लिख लिया, dB cos थीटा, और फिर वहां से जी b लिख लिया। इसका डायरेक्शन आई कैप इसलिए हो गया क्योंकि अरे पीछे वाले डायग्राम में ये एक्स एक्सिस के अबाउट था। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं तो मैग्नेटिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 0 म्यू नॉट आई बाई 2r हो जाएगी। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सेंटर पे म्यू नॉट आई बाई 2r है, और जैसे जैसे x की तरफ दूर जाते जाएंगे यहाँ सेंटर से, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती जाएगी। ठीक है, जी दूसरी बात कह जी रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये डायग्राम बहुत अच्छे से देख लेना, वीडियो में दिखाने में मुश्किल होती है, कि अगर मान लो ऐसे करंट कैरी कर रहा है, तो अगर मैं राइट हैंड की फिंगर्स अलोंग द करंट रखूं तो थंब के अबाउट होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे ऐसे करंट कैरी कर रहा है तो अंगूठे की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ होगी, तो मुझे मैग्नीट्यूड भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गया। ठीक है, ठीक है ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका हो गया। अब एग्जाम्पल 4.6 इसी चीज को रिड्यूस कर दे रहा है एक दूसरे फॉर्म में। तो बेसिकली मैं उसको पहले समराइज करके पहले आंसर मतलब कंसेप्ट बता दूं। देखो क्या हो रहा था बेटा, जैसे मान लो मेरे पास से करंट कैरिंग लूप होता, ठीक है, तो सेंटर पे जो फील्ड होती, मान लो करंट ऐसे चल रहा है, तो राइट हैंड रूल की वजह से ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर होती, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2r होती। यहाँ पे कोई दिक्कत है? नहीं सर लेकिन वास्तव में देखो क्या हो रहा है, अगर ये वाले dl की वजह से यहाँ पे फील्ड देखूं तो dl क्रॉस r बाहर निकल रहा है, ये वाले dl की वजह से फील्ड देखूं तो dl क्रॉस r बाहर निकल रहा है, किसी भी dl की वजह से, इस वाले dl की वजह से फील्ड देखूं तो dl क्रॉस r बाहर निकल रहा है, यानी कि सारी फील्ड सिंपली ऐड हो जा रही हैं, इसमें कोई वेक्टर वाली बात नहीं है। तो यहां से ये रिजल्ट निकल करके आया कि अगर मान लो मेरे पास सर्कल पूरा नहीं होता, खाली सर्कल का एक छोटा टुकड़ा होता जो कि सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा होता, मतलब करंट खाली इसमें फ्लो कर रहा है, ये तो रेडियस वेक्टर बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती वो होती म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू चाहे थीटा बाई 2 पाई कहो, अगर थीटा रेडियन में है, या थीटा बाई 360 कहो अगर थीटा डिग्री में है। ठीक है, तो मतलब अगर सेमी सर्कल है तो उसकी वजह से फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4r हो जाएगी, अगर क्वार्टर सर्कल है तो उसकी वजह से फील्ड म्यू नॉट आई बाई 8r हो जाएगी। ठीक है ना, जितना पोर्शन सर्कल का है उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये कह रहे हैं कि मान लो मेरे पास एक वायर है जो ऐसे सीधे आ रहा था, फिर ये सेमी सर्कल बना के गया, फिर आगे गया, तो यहाँ पे मान लो सेंटर पे इसकी वजह से फील्ड निकालनी है। तो देखो ये वाले वायर्स जो हैं उनके लिए तो जैसे मैंने पीछे बायोट सावर्ट लॉ देखेंगे, तो dl क्रॉस r का जो साइन थीटा था वो 0 हो गया, बिकॉज r वेक्टर और dl वेक्टर 0 हो गया। तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि भाई अगर मेरे पास कोई करंट एलिमेंट dl ऐसे है तो इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो 0 ही है। ठीक है, बिकॉज dl क्रॉस r की वैल्यू 0 हो जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है, वापस डायग्राम में जाकर के देखते हैं। जो बायोट सावर्ट लॉ था उसमें जो फील्ड थी वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल थी, जहां पे थीटा जो था वो dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल था। अब मेरा पॉइंट P यहां की बजाय यहां ले लूं, इसी लाइन पे डॉटेड लाइन पे, साइन थीटा की वैल्यू तो 0 हो गई ना। यस तो यानी कि जी सर वायर की सीध में अगर कोई पॉइंट है वायर की लाइन में, तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होगी, बिकॉज वहां पे साइन थीटा 0 है। ठीक है, तो
तो इस वजह से बहुत ज्यादा आगे इस वजह से सवाल पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वैल्यूज दे रखी, उसके चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, 12 एम्पीयर करंट है, 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो कोई बात नहीं है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट, तो इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है, सेंटर पे, सेंटर ऑफ द आर्क पे, ठीक है। हाँ ना, जी कुछ सर। बोलो भाई। Consider the magnetic जी field B सर। at the center of the arc. So what is the magnetic field due to the straight segment? तो straight segment की वजह से सेंटर पे कोई फील्ड नहीं होगी, बिकॉज वहां पे sin थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। In what way the contribution of B from the semicircle differ from that of the circular loop, and in what way does it resemble? ठीक है, तो चूंकि सेमी सर्कल जो है वो सर्कुलर लूप का हाफ है, ठीक है, तो अगर मान लो मैं सर्कुलर लूप पूरा कर लेता तो राइट हैंड रूल की वजह से इसकी वजह से फील्ड अंदर जा रही होती। देखो ये बात क्लियर है कि नहीं, राइट हैंड रूल लगाएं, उंगलियां जो है वो करंट के अबाउट ऐसे मुंह टर्न करें तो फील्ड इन टू द प्लेन ऑफ पेपर जा रही होती। तो जो सेमी सर्कल की वजह से फील्ड है वो भी इन टू द प्लेन ऑफ पेपर जाएगी, बस खाली उसका मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई बाई 2r ना हो करके म्यू नॉट आई बाई 4r हो जाए, बस खाली आधा ही सर्कल कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r की हाफ हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 4r हो जाएगी, ठीक है। हाँ ना, कुछ बोलो भाई। जी सर। है अब तीसरी जी बात सर। पर बोल रहे हैं, अगर मान लो मैं रेडियस से ऊपर से वायर सेमी सर्कल ना लेकर के नीचे से लेकर के आया होता, तो अब राइट हैंड रूल लगाऊं तो अब अगर मैं करंट के अबाउट अपनी फिंगर्स रोल कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल करके आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली ऊपर से जब ये वायर जा रहा था तो यहाँ पर सेंटर पे फील्ड इन टू द प्लेन ऑफ पेपर थी, जब ये नीचे से घूम के जा रहा है तो सेंटर पे फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर हो जाएगी, लेकिन इस बार भी मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई बाई 4r ही रहेगा, ठीक है। तो म्यू नॉट आई बाई 4r की वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट कर ली, वो जी सर। 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगी। पार्ट बी में इट इज नॉर्मल टू द प्लेन गोइंग इन टू द पेपर, और पार्ट सी में सेम एज पार्ट बी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, मतलब आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने एग्जांपल 4.7 में क्या कही, कह रहे हैं कंसीडर अ टाइटली वुंड 100 टर्न कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ 1 एम्पीयर करंट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो मान लो मेरे पास एक के बजाय n लूप हैं, तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगी, इसलिए जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो म्यू नॉट आई बाई 2r ना होकर के म्यू नॉट एन आई बाई 2r हो जाएगी, बिकॉज हर लूप म्यू नॉट आई बाई 2r दे रहा है, तो अगर 100 लूप है तो 100 टाइम्स आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 100 हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड 100 टाइम्स स्ट्रेंथन हो जाएगी। ये जो मेरा कंसेप्ट हो गया वो बेसिकली एक हिसाब से देखें तो हर लूप की फील्ड का सुपरपोजिशन हो गया, ठीक है ना, हर लूप की वजह से फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r लिख करके ऐसी 100 फील्ड्स को मैंने ऐड कर दिया, तो जो मैग्नीट्यूड हो गया वो 100 टाइम्स बढ़ करके कुछ 6.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला हो गया, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ मैं ये क्लास यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, अगली क्लास में हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।